नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैंने कक्षा दसवीं का चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम क्या वास्तविक संख्या है, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो वार्षिक पेपर में आ सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से मैंने 8 ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके वार्षिक पेपर में आ सकते हैं। यह वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जो जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है मैथ्स में, और जिन्होंने मैथ्स अच्छे से आती नहीं है। वो इस वीडियो को अच्छे से, यदि वो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और इन क्वेश्चनों को बार बार लगाते हैं तो निश्चित है वो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे। एक बात और, इस चैप्टर से आपके 5 अंक आने वाले हैं और 3 अंक ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 अंक एक क्वेश्चन आएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने IMP क्वेश्चन निकाले हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक, यदि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखते हो तो निश्चित है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और पेपर में आप निश्चित है फोड़ के आओगे, पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आओगे इस चैप्टर के। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं अजरम पटेल आपका RRP सॉल्यूशन सॉल्व करता हूँ, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है देखते हैं। जिसमें बोला है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। अब दोस्तों आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन क्या होता है, क्योंकि आपने चैप्टर में पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा होगा अपने स्कूलों में। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यह एक क्या होता है, आपका विभाजन करने का तरीका होता है जिसकी सहायता से हम लोग करते हैं HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग, आपको 2 संख्या दी होती है और उन 2 संख्याओं में जो संख्या छोटी होती है उससे बड़ी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर आप यदि शेषफल 0 आता है, जिस संख्या से आप डिवाइड करते हो उसी वो आपका HCF कहलाता है। यदि शेषफल 0 नहीं आता डिवाइड करने पे तो हम क्या करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, और जैसे आपका शेषफल 0 आता है और उसको हम आगे डिवाइड नहीं करते, और जिस संख्या से आप डिवाइड करने पर 0 आता है वही आपका कहलाता है, जिस संख्या से आप डिवाइड करने पर आपका 0 आता है वही आपका कहलाता है HCF कहलाता है। ठीक है, तो देखो, हाँ तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या दिया है, इस 35 और 225 आपको क्या निकालना है, इन 2 संख्याओं का HCF निकालना है। ठीक है, वो किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे 2 संख्या दी है और इसमें इन 2 संख्याओं सबसे जो बड़ी संख्या होगी, सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। या 225 को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। सबसे बड़ी संख्या आपको 225 से 135 है, और छोटी संख्या होती है इसको क्या मानते हैं, हम बी मानते हैं, तो हमने इसको बी मान लिया। अब देखो, अब अगर ना आपको आगे लिखना है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है, हम थोड़ा आपको पता ही होगा, या नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। आपको 2 संख्या दी होती है और उन 2 संख्याओं का यूज करके आपको दो अन्य संख्या इस प्रकार प्राप्त होती है कि a बराबर क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहां आपका 0 से बड़ा होता है और बराबर होता है R, और R छोटा होता है B से। अब देखो इसमें R और Q क्या है, R और Q दोस्तों आपका Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। हम लोग जो डिवाइड करने का जो रूल्स होता है वही एक्चुअली में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय होता है। ठीक है, आपने 8वीं 7वीं कक्षा में पढ़ रखा होगा। तो देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 225 को 135 से डिवाइड करिए। क्या होता है, आप यहाँ रफ कॉपी में कर सकते हो, भाग लाते तो आपसे आता ही होगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। ठीक है, 135। अब देखो 135 से पहाड़ा पड़िए, 225 ज़्यादा ना हो तो 135 से कम 135, एक ही बार जाएगा, कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, 90 बचेगा। यहाँ पे आपका भागफल क्या है, आपका 1 है और शेषफल क्या है 90। मतलब क्या आपका शेषफल 0 आया है, नहीं आया है। मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको और आगे डिवाइड करना पड़ेगा। उसके पहले आप क्या करो, इसको जमा लो। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 225 बराबर B कितना आपका 135 इंटू Q कितना है 1 और प्लस R कितना, शेषफल कितना आपका 90। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिखने का तरीका। अब देखो अब क्या करना है आपको, ये 135 तो 225 पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाया तो क्या करोगे आप, जो बचता शेषफल बचता क्या, 90 से आप डिवाइड कर दिए 135 से, तो आपको 135 आप यहाँ लिखिए और पहाड़ पड़िए 90 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 90 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो आपको 135 का लिख सकते हो आप इस रूप में, आप 135 को लिख सकते हो 135 बराबर कितना है 90 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना आपका 45 है। क्या आपका शेषफल 0 आया है, शेषफल आपका 0 नहीं आया, क्या आया 45 आया। तो जैसे आपका शेषफल 0 नहीं आया तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हो आप, इसको 45 से 90 को, 45 से किसको डिवाइड करना है 90 को, तो 90 को डिवाइड कर दीजिए, कितना है 45 दूनी 90, 2 बार जाने पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। मतलब इसका शेषफल क्या आता है आपका, शेषफल आपका 0 आता है। ठीक है, मतलब आप इसको और आगे सॉल्व नहीं करोगे। और देखो 90 का लिख सकते हो आप इस फॉर्म में, 90 को आप लिख सकते हो इस फॉर्म में 45 इंटू 2 प्लस कितना आता है 0। तो जैसे आपका शेषफल 0 आया,
जैसे आपका शेषफल 0 आता है, हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, और जिस संख्या से डिवाइड करने पर आपको शेषफल 0 आया है वही कहलाएगा इन दो संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो देखो आपने किस संख्या डिवाइड किया है 45 से, तो आपका शेषफल 0 आया, मतलब आपका जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45, यही क्या है आपका एचसीएफ, यही क्या है आपका दो संख्याओं का एचसीएफ है। अतः लिख देना 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा 45। उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका नेट सवाल देखता हूँ दोस्तों, हम नेट सवाल देखते हैं। नेट सवाल में क्या बोला गया है आपका कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, तो वह इनकी ऐसी डेयरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, और ये डेयरियाँ बर्फी के पास न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। आपको बोला गया है कि आपको 420 काजू बर्फियाँ दिया है और 130 बादाम की बर्फियाँ दिया गया है। उसमें बोला गया है कि आपको एक ऐसी डेयरी बनाना है। डेयरी मतलब क्या होता है दोस्तों, डेयरी मतलब क्या होता है, आपने कहीं शॉप में गया होगा, मिठाई शॉप में, वहाँ क्या होता है मिठाई की पूरी रखी जाती है, उसको हम बोलते हैं डेयरी बोलते हैं, डेयरिया बोलते हैं, ठीक है। डेयरी उनका ढेर लगा है, ठीक है। तो ऐसा बनाना है कि दोनों संख्या समान रहे। समान रहे मतलब क्या, उसमें काजू भी की मात्रा समान रहे मतलब क्या है कि जैसे आपने एग्जाम्पल में 10 काजू लेते हो तो उसमें 10 बादाम भी होना चाहिए, ये दोनों से समान रखना है, ठीक है। हाँ, इस तरह बनाना है। और आगे बोला गया है कि उसमें परत आपके स्थान, जो डेयरी में परत की न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब आपसे कम से कम स्थान होना चाहिए, घेरना चाहिए, ज़्यादा फैलाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इस काम के लिए डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी सकती है, आपको बताना है कि इसमें आप कितनी बर्फी रख सकते हो डेयरी में। देखो तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, आपको एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ क्या बताता है आपको, एचसीएफ बताता है आपको कि दोनों संख्याओं में अधिकतम संख्या बताता है, ठीक है। अधिकतम संख्या बताएगा, और आपकी जो डेयरी की परत, जो डेयरी बर्फी है उसकी परत की न्यूनतम संख्या स्थान घेरेगी, उस जो मान निकालेगा एचसीएफ निकाल के, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम कितनी बर्फियाँ रख सकते हैं भी आपको बता देगा, तीनों चीज़ बताएगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चनों में आपको निकालना है 120, 420 और 330 का निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है। किस में से निकालोगे आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालोगे, ठीक है। हाँ तो देखो, तो 420 और 130 का लिखना है, सॉल्व करके लिखना, 420 और 130 का एचसीएफ निकालने पर, 130 का एचसीएफ निकालने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो आपको पता हो तो विभाजन प्रमेय क्या होता है, आपको दो संख्या दी होती है और उन दो संख्याओं का प्रयोग करके आपको दो अन्य संख्या इस प्रकार मिलती है कि, इस प्रकार प्राप्त होता है कि क्या होता है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है आपका, जहाँ आपका 0 से बड़ा होता है r और b से छोटा होता है, ठीक है। अब देखो इसमें a और v क्या है, a और v आपका जो सबसे बड़ी संख्या होती है इन दो संख्याओं में, सबसे बड़ी संख्या आपका 420, तो आपको इसको a मानते हो, और b क्या होता है इनमें छोटा होता है 130, ठीक है। अब देखो क्या करना आपको, अब इसके बाद क्या करना आपको, 130 को आप 420 क्या करना, इस पर जो बड़ी संख्या है 420, इसको डिवाइड करिए छोटी संख्या से, 130 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा आपको, यहाँ आप रफ में कर सकते हो, तो 420 इंटू 100, ठीक है, डिवाइड करिए 130 से, कितना आएगा, पढ़ा के 339 3 बार जाएगा, ठीक, मतलब 390, घटाइए कितना आएगा 0, 12 से 9 घटाइए 3, मतलब 30 बचेगा। हाँ, अब देखो क्या 130 से आप डिवाइड करने पर 420 को क्या शेषफल 0 आता है, नहीं आता। मतलब आपको कह सकते हो 420 को आप इस रूप में लिख सकते हो, किस रूप में, इस रूप में क्या लिख सकते हो आप, तो 420 बराबर को लिख सकते हो आप 130 इंटू क्यों आपका क्या भागफल मतलब 3, शेषफल क्या है आपका r क्या शेषफल मतलब 30, इस रूप में हमने जमा लिया, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये 130 को 130 420 से पूरी तरह डिवाइड नहीं करवाया, आप क्या करो 30 को 30 से डिवाइड करिए, किसको 130 को, ठीक है। कितने बार पहाड़ा पड़िए, जाती है 12, मतलब 4 बार, ठीक है। मतलब कितना आएगा 120 आ जाएगा, कितना आएगा डिवाइड करने पर 10 आएगा, ठीक है। हाँ, आप 130 को ले सकते हो, 130 को आप लिख सकते हो इस बार, अब 130 को लिख सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बी कितना आपका, बी आपका जाएगा 30 और भागफल कितना आपका 4 और शेषफल कितना आपका 10, ठीक है। क्या 30 से डिवाइड करने पर 130 को शेषफल 0 आता है, नहीं आता, कितना आता है 10 आता है। तो आप क्या करो, देखो 130 को 130 को डिवाइड नहीं कर पाया, क्या करो आप 10 से 130 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, डिवाइड करने पर 10 या 30 मतलब 30, मतलब आपका 0 कितना घटाना तो क्या आपका 0 आया, मतलब शेषफल कितना है आपका 0 आया, ठीक है। मतलब क्या होगा आपका 30 को कर सकते हैं आप, 30 को
लिख सकते हो 10 × 3 प्लस क्या है आपका 0। मतलब देखो अब आपका शेषफल कितना आया 0 है, मतलब इसको हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब जिस संख्या से आपने डिवाइड किया है वो आपका क्या एचसीएफ होता, किसने डिवाइड किया आपने 10 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आया, मतलब आपका एचसीएफ क्या होगा, इन दो संख्याओं का एचसीएफ जो होगा आपका एचसीएफ इनका 420 और 130 का, ठीक है। कितना का एच कितना होगा आपका एचसीएफ होगा आपका 10 होगा, ठीक है। अतः का लिख सकते हो आप, जब एचसीएफ का 10 निकल के आ चुका तो आप अतः लिख सकते हो, अतः ये लिख देना कि प्रत्येक डेयरी में 10 बर्फियाँ रखी सकती है, ठीक है। यही आपको निकालना था। उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए इसका मैं नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि दशाई की प्रत्येक धात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां a कोई पूर्णांक है। मतलब बोला गया है आपको कि कोई धात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है प्रत्येक, और धात्मक विषम पूर्णांक क्या है 2q + 1 के रूप का होता है। मतलब क्या है, देखो इसमें पूर्णांक की संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है ऐसी संख्या जिसमें धात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 तीनों प्रकार की संख्या आती है, वो अपना कहलाता है पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाओगे, अनफाइनाइट तक जाओगे, वो अपना कहलाता है क्या धात्मक पूर्णांक संख्या। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या मतलब क्या, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 5 कहाँ तक जाओगे, इनफाइनाइट तक जाओगे। और 0 ये तीनों प्रकार की संख्या जो शामिल होती है अपना कहलाता है पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या में आपको कभी भी करने वाली संख्या और बटे हुई संख्या नहीं आती। अब देखो इसमें को बोला है धात्मक समपूर्णांक। धात्मक समपूर्णांक मतलब क्या, धात्मक समपूर्णांक मतलब क्या 2 4 6 8 etc ये क्या है आप किस रूप में होता है 2q के रूप में होगा, इस रूप में होता है। और धात्मक विषम पूर्णांक मतलब क्या 1 3 5 7 डैश डैश ये किस रूप में होता है 2q + 1 के रूप में होता है। ये आपको सिद्ध करना है, इस रूप में होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में आपको मान के चलना। क्या मान के चलना, देखो ऐसे क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, आप मान के चलना कि माना a कोई धात्मक पूर्णांक है तथा b क्या लेना, b = 2 लेना। तो आप क्यों लिए हो, क्योंकि आपको पता है बिहार अलगोरिथम प्रेमी से क्या होता है आपका a बराबर क्या होता है bq + r होता है। अब देखना q के साथ क्या है b। अब जब भी क्वेश्चनों में q के साथ कोई संख्या होगी, संख्या क्या है यहाँ पे 2 है, इसलिए कि आपको b = 2 मान लेना, ठीक है। हो सकता है q के साथ 3 हो तो आप 3 ले लेना, हो सकता है q के साथ गुणा में 4 हो तो आप 4 लेना। क्या ना यहाँ पे क्या दिया है q के साथ गुणा में देखना 2 है, यहाँ देखो q के साथ क्या है गुणा में देखना 2, तो क्या करना b = 2 ले लेना, ठीक है। तो हम b = 2 लेते हैं, ठीक है। तब क्या करना तब आप लिखना यहाँ पे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आपको पता हो दोस्तों क्या होता है, ये होता है आपका a = bq + r। सभी इसको 1 दे दो, जहां आपका क्या होता है, जहां आपका r होता है वो 0 से बड़ा और बराबर, और b से क्या होता है आपका छोटा होता है। q और r क्या है, q r आपका क्या है, q आपका भागफल, r क्या है आपका शेषफल, और a b की आपकी 2 संख्या होती है, ठीक है, कोई भी 2 संख्या। अब देखो अब क्या करना आपका, यहाँ आपका r का क्या, r का संभव मान क्या होगा, r का संभव मान निकाल लो। r का संभव मान मतलब r के क्या क्या मान हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यू हो सकती है। देखो r क्या है b से छोटा है, और b का मान कितना है 2 है, और 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब क्या हो सकता है 2 छोटा क्या है, एक तो 0 है और दूसरा 1, हमें माइनस की ओर नहीं जाना है। मतलब क्या होगा आपका r का मान 0 और 1 होगा। r के 2 मान निकल के है 0 और 1। अब क्या करना है, जब आपके r के मान निकल चुके हैं यहाँ पे 0 और 1, तब क्या करना आप यहाँ तब r बराबर क्या लेना, आप 0 लेना, एक बार के ले लो, एक बार आप r और 0 लो, तब क्या होगा आपका, तब समीकरण 1 से यहाँ मान रख दो। तो a बराबर क्या होगा आपका, b कितना आपका, b कितनी है 2, तो 2q + r कितना है, r मतलब 0, तब आपका a बराबर क्या जाएगा 2q। इसको समीकरण दे दो आप 2, आपके समीकरण 2 निकल आ गया। अब देखो क्या करना, जब r बराबर के लिए तो आप 1 लेते हो, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a = bq + r, इस समीकरण रख दो, तब a कितना निकल के आएगा, a = 2q + r कितना 1। मतलब समीकरण इसको और आगे सॉल्व नहीं होगा, समीकरण 3 दे दो। तो देखो समीकरण 2 और 3 से
हमें क्या निकल के आता है, समीकरण 2 और 3 से आप लिख सकते हो, अतः लिख देना समीकरण 2 और 3 से कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप का होता है। बस यही करना दोस्तों, बाकी और कुछ है नहीं है सवालों में। ठीक है, उम्मीद मेरे को समझ में आ गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4th नंबर। तो आइए दोस्तों इसका 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर क्या बोला आपको, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको जो संख्याएं दी है उनको किस रूप में व्यक्त करना, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या दोस्तों ऐसी संख्या होती है जो एक से और खुद से डिवाइड होती है और अन्य संख्या डिवाइड नहीं होती, वो संख्या कहलाती है दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, 1 है, 2, 3, 5, 7, 11, ये क्या है दोस्तों आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये संख्या से जैसे 2 है, 2 क्या होता है दोस्तों, 2 जो है आपका 1 से और खुद 2 से डिवाइड होता है, बस अन्य और की संख्या डिवाइड नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ 11 है दोस्तों, जो 1 से और 11 1 से डिवाइड होगा और 11 खुद से डिवाइड होगा और अन्य की संख्या डिवाइड नहीं होता। ठीक, ये अपने कहलाता है दोस्तों क्या, अभाज्य संख्या कहलाता है। अब इन संख्याओं को मतलब क्या किस रूप में लिखना है, इन संख्याओं को आपको गुणनखंड के रूप में लिखता है। मतलब यदि मैं इन संख्याओं को लिखूं और बीच में क्या लगा दूं, गुणा के रूप में लगा दूं। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, जैसे 2 × 3 × 5 × 7, इस टाइप से जो लिखते हो यह भी कहलाता है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के रूप में कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या करना आपको, इन संख्याओं जो आपको दे रखी, 2 संख्या दी है, कौन सी, 41 दी है, 56 दी है। तो मैं बात करता हूँ 140 की, तो इसका क्या करो आप, गुणनखंड कर लो। 140 कैसे, आपको पता होगा दोस्तों गुणनखंड कैसे करते हैं। हाँ, इसको इस रूप में लिखते हैं और 2 से डिवाइड करिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद अन्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं। यदि नहीं होता तो हम क्या पहले 2 से डिवाइड जा रहा है तो क्या करते हो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 2 7 7 दूनी 14, 7 शून्य 2 शून्य 0, 2 डिवाइड हो गया। फिर 2 से डिवाइड करिए तो 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 2 पंचे 10। अब क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से 3 डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 से करिए आप 7 × 35 और फिर आप 7 से डिवाइड करिए। कब तक डिवाइड करना, जब तक कि 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाए तो उसको हम आगे डिवाइड करना छोड़ देते हैं। तो अब क्या, देखो ये सब सारी संख्या कौन संख्या, अभाज्य संख्या है। इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, 140 का, अतः लिख देना 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 7, मतलब मैं कह सकता हूं क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 2 × 5 की घात 7। यहाँ 2 की घात 2 और 2 इसलिए 2 की घात 2 लगा दिया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, यही आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड होगा। यही क्या है इसका, 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, वैसे आप इसको कर सकते हो 156 को, 156 के लिख सकते हो आप, 156 को लिखना, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो, गुणनखंड कर दो 156। देखो किससे डिवाइड किया, 2 से जाएगा, 2 से भाग दे, 2 7 14, बचा कितना 1, कितना हो 16, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड जाएगा तो 2 3 6, 2 नियम 18। अब क्या 3 से चेक कर लीजिए, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, कितना आएगा 3 से डिवाइड करने पर, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13। अब एक आ गया और हम इसे आगे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब अतः कर सकते हो आप, पता लिख सकते हो 156 का क्या होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 13 होगा। इन संख्याओं को गुणा के रूप में गुणा लिख के इन संख्याओं को आप गुणा लगाकर लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 2 क्या है, 2 बार आया है, तो यहाँ क्या कर दो, 2 की घात 2 लगा दो × 3 × 13। ये क्या होगा दोस्तों, इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए इसका मिनट सवाल देखता हूँ। तो आइए दोस्तों इसका 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या बोला गया है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको बोला गया है दोस्तों सवाल में कि 6 और 20 का जो संख्या दी है उनको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब दोस्तों आपको पता होगा अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा। यदि नहीं पता होगा तो इसके जो पहले हम सवाल किए हैं वो आप उसको जाके देख लीजिए, आपको बन जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए और आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना। एचसीएफ एलसीएम पता होगा क्या दोस्तों, आपने क्लास में सीखा ही होगा। ठीक है, तो देखो नहीं सीखा तो यहाँ सीख लो क्या होता है। देखो इस सबसे पहले क्या करो आप, इसका अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले क्या कर लो आप, इसका अभाज्य गुणनखंड इन 2 संख्याओं का, किन 2 संख्याओं का, 6 और 20 का। तो 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3, और 20 का लिख सकते हो, 20 का लिख सकते हो 2 × 2 × 5 लिख सकते हो।
ये क्या दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब देखो एस शेप निकालना, तो एस शेप का फुल फॉर्म क्या होता है? एस शेप का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर देखो, फैक्टर मतलब क्या? गुणनखंड, तो हमने गुणनखंड कर लिया। अब कॉमन मतलब क्या है? कॉमन मतलब ये है कि दोनों में उपस्थित हो, मतलब दोनों में उपस्थित हो। सी एफ निकाल लो, दोनों क्या उपस्थित है? ओनली एक दो, यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, पर हम दो है तो यहाँ से एक दो लेना, तो ये आपका दो हो गया। अब क्या हाईएस्ट मतलब क्या? इन फैक्टरों में, इन जो कॉमन लिया है इनमें आपका सबसे अधिकतम क्या है? ओनली आपका एक ही संख्या, कौन संख्या? ओनली दो, आपका दो हो जाएगा एस सी एफ। उम्मीद समझ में आ गया। अब बात करता हूँ एलसीएम की, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें कम से कम, एलसीएम का मतलब होता है कि कम से कम सब संख्या उपस्थित हो। ठीक है, सब कम से कम सब संख्या इसमें आना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा आपका एलसीएम जो होगा आपका क्या होगा? इसमें देखो दो कितनी है? दो इसमें दो बार है, इसको दो इसमें दो बार, तो इसमें दो की घात दो लेंगे। ठीक, इसको आप लिख सकते हो दो की घात दो इंटू 5 लिखते हो। 20 को आप लिख सकते हो दो की घात दो इंटू 5, दो की घात दो है इसलिए दो बार दो इसलिए दो की घात दो लगा दिया। ठीक है, इंटू 5। इसमें दो कितना है? इसकी अधिकतम घात लेते हैं हम लोग, एलसीएम कर लेते हैं, जो आता है दो है तो उसकी अधिकतम पावर देखते हैं, दो की अधिकतम पावर दो है। ठीक है, इंटू 3 क्या है इन दोनों में? यहाँ सिंगल है, यहाँ से यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ 3 एक बार लेंगे। 5 कितना है आपका? यहाँ भी एक बार है तो एक ही बार लेंगे। इन सब का हम इंटू कर देते हैं, दो दूनी 4, 3 पंजे 15, 15 चौके 60। आपका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 60 होगा। अतः आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एचसीएफ और, अतः आप लिख सकते हो कि 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा? 2 और 60 होगा। उम्मीद मेरे को समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका मैं नेक्स्ट सवाल देखता हूँ क्या है। तो आज दोस्तों इसका हम छठा सवाल देखते हैं। छठा नंबर क्या बोला गया है? संख्याओं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों तीन संख्या दी है और इन तीनों संख्याओं का आपको निकालना है एचसीएफ एलसीएम निकालना है, जो आपसे एचसीएफ एलसीएम निकालते आता होगा। ठीक है, और किस मेथड से निकालना है दोस्तों? आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। उम्मीद करता हूं कि आपको अभाज्य गुणनखंड करते आता होगा। ठीक है, देखो इसको करना, इन संख्याओं का आप निकाल लो अभाज्य गुणनखंड। किन संख्याओं का? इन संख्याओं का आप निकाल लो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, किनका? 12 का। 12 क्या होगा दोस्तों? 12 का आप ले सकते हो 4 या 12, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हो आप 2 की घात 2 इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब 15 का लिख सकते हो। 15 को आप लिख सकते हो 3 पंजे 15, 3 गुणित 5 लिख सकते हो। और 21 को आप लिख सकते हो 3 सत्ते 21, 3 इंटू 7 लिख सकते हो। ये अपना कराता है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों को पता है? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है? हमने फैक्टर तो कर लिया, अब कॉमन फैक्टर क्या होगा देख लो। इसमें से कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर निकाल लो, मतलब सार्व गुणनखंड बोलते हैं जिनको हम, क्या बोलते हैं? सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड हिंदी वाले के लिए सार्व गुणनखंड बोलते हैं। देखो इनमें निकाल दो, जो दोनों उपस्थित हो। क्या उपस्थित? देखो दोनों में क्या होते हैं? 3 है, यहाँ 3 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा आपका। और कोई संख्या है क्या? और कोई संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? अब एचसीएफ जो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है उनमें से अधिकतम क्या है? यहाँ पे सिर्फ ओनली एक संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब अब दोस्तों हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है आपको पता होगा? एलसीएम जो होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो संख्याओं में जो संख्या गुणनखंड होता है उनमें हम सभी संख्याओं को लेते हैं और भी उनकी संख्याओं को अधिकतम पावर लेते हैं। जैसे क्या इसमें 2 है तो 2 क्या सम में है? नहीं है, पर एक संख्या में भी उसको हम लेंगे और वो अधिकतम पावर कितनी? अधिकतम पावर के साथ, मतलब अधिकतम पावर कितनी? 2 है, तो मतलब उसकी दो की हाथ 2 लगाएंगे, गुणित लगाना। 3 देखना, 3 क्या सम में है? हाँ, सम में होता है, उनको एक बार लिखते हैं, इसको एक बार लिख दिए 3, क्योंकि पावर उसकी 1 है, सिंगल है। उसके बाद क्या है? 5, तो 5 ले लो। उसके बाद क्या है? 7, तो 7 ले लो। इन सब का आप इंटू कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो तो 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया। तो 4 इंटू 15 सत्ते होता है 105, गुणा कर दो तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 420 का जाएगा आपका एलसीएम जाएगा। और एचसीएफ कितना आया? 3 निकल के आया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को सेंड करना ना भूलिए। उम्मीद यदि इन क्वेश्चनों को आप लगा लीजिए, यदि आप इन क्वेश्चनों को कई बार लगाते हो, बार बार रिपीट करते हो, निश्चित आप पेपर में फोड़ के आओगे और पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आओगे। तो आज दोस्तों इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ क्या है।
तो आज दोस्तों 7वां नंबर देखते। 7वां नंबर क्या बोला आपका, वो बोला गया इसमें HCF 306 और 657 के HCF 9 दिया है और आपसे बोला गया है एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया, आपको HCF का मान दिया है दो संख्याओं का और इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो दिया उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन से देख के लिख दो। आपको HCF का मान दिया है किन दो संख्याओं का, इन दो संख्या 306 और दूसरा 657 का HCF आपको कितना दिया है, 9 दिया है। आपसे बोला गया है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको फार्मूला याद होगा, एक फार्मूला पता होगा। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला है। क्या होता है फार्मूला, ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इन दो संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। बस इस फार्मूले में आपको मान रख देना और आपको हल करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो दो संख्या गुणनफल क्या है, दो संख्या मतलब कौन सी है, तो 306 दूसरा 657, मतलब यहाँ रख दो 306 इंटू 657 बराबर HCF का मान 9 दिया है इंटू LCM को LCM ही रहने दो क्योंकि हमें LCM का मान निकालना है। ठीक, अब क्या करना है आपको कि जो 9 LCM के साथ इंटू क्या 9 है, तो आप 9 को कर दो पक्षांतर, इस तरफ देखो, इस तरफ इंटू इस तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा, तो मतलब क्या आएगा 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर जाएगा आपका LCM। आप 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको 657 को, देखो 9 एकम 9, 9 7 63 और 9 तिया 27, मतलब 306 इंटू 73 बराबर क्या जाएगा आपका LCM। ठीक है, इन दोनों का आप इंटू कर दीजिए, आपका आंसर निकल के जाएगा। तो 306 इंटू 73, तो 6 तिया 18, 3 तर का 9, 7 छिंग 42 और 7 तिया 21, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 8 की 8, 3, 9 4 13, हासिल की 1 2 और 2, मतलब कितना आ गया आपका जो है आंसर 22,338 बराबर क्या आएगा आपका LCM। मतलब आपका LCM मान कितना निकल के आया 5,338। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो आइए इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूं और वो भी इस वीडियो का अंतिम सवाल है और इस चैप्टर का भी IMP क्वेश्चन अंतिम सवाल है, 8वां नंबर। आज दोस्तों इसका 8वां नंबर देखते हैं क्या बोला गया। इसमें बोला गया दोस्तों आपको व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 ये संख्या आपकी भाज्य संख्या क्यों है। आपको बताना ये संख्या जो है, जो दी हुई संख्या है आपको भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, अब दोस्तों पता होगा भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या दोस्तों वे संख्या होती है जिनमें क्या होती है, एक और खुद के अतिरिक्त अन्य संख्या से डिवाइड होती है, अपनी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसी बात करता हूँ 4 की आपकी भाज्य संख्या क्यों बेटा, क्योंकि वो 1 से डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होती है और 2 से भी डिवाइड होती है। जैसे बात करता हूँ जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ 12 क्या उन संख्या आपकी भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि वो बहुत सारी संख्या से डिवाइड होता है, जैसे कि 1 से 12 से 2 से 6 से 3 से 4 से, इसलिए वो संख्या कौन सी भाज्य संख्या। तो देखो आपको करना है इनको, आपको करना है इनको माना करके लिखना है। यहाँ पे माना ए बराबर क्या मान लो आप 7 गुणित जो संख्या जिसको मान लो 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे आप, या तो आप गुणा कर लो फिर जोड़ लो, या आप करो गुणा ना करना हो तो आप इसको करो कॉमन ले लो यहाँ से। ठीक, कॉमन ले लो, क्या आएगा कॉमन 13 ले लो, 13 दोनों तरफ है तो 13 एक कोष्टक बाहर लिख लो, अंदर क्या बचेगा कोष्टक के 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 बचेगा, हमने 13 बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो 13 अब करना है 7 गुणा 11 कर दो, 11 7 77 इंटू 1 प्लस 1, पहले गुणा किया जाता है उसके बाद जोड़ा जाता है। 11 7 77 प्लस 1 बराबर 13 इंटू 78। अब आपने देखा ए बराबर क्या निकल के आया, ए बराबर आपको निकल गया 13 गुणित 78 निकल के आया। मतलब क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि इसका जो संख्या गुणनफल में क्या है, हमें एक के अतिरिक्त अन्य 2 संख्या भी आपको मिल रही है, इसलिए क्या होगा संख्या क्योंकि भाज्य संख्या होगी। ठीक, समझ में आ रहा ना, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि यहाँ एक के अतिरिक्त क्या 2 अन्य संख्या भी है, वही संख्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ये तो अतः कर सकते हो, अतः आप लिख देना अतः यह है एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, कौन सा गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त अन्य
दो संख्याएं हैं, अन्य दो संख्या है, ठीक, इसलिए क्या होगा ये भाज्य संख्या है। ठीक, ठीक वैसे ही क्या है ए वाला है, आप इसको भी हल कर सकते हो। कैसे हल कर सकते हो, आप इसको मान लो, क्या मान लो, इसको आप ए माने हो, इसको क्या मान लो, आप इसको मान लो बेटा जी, आप मान लो बी मान लो, बी बराबर कर लो, तो क्या जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इसके सॉल्व करोगे इसको, ठीक, हमने इसको ऐसा जैसे सॉल्व किया है, ठीक, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। क्या करो आप, यहाँ करो आप, इनमें देखो क्या उपस्थित है, दोनों में 5 है, यहाँ ही 5 है, तो आप 5 कोष्टक के बाहर ले लो, अंदर जो बचा उसको लिख दो, 7 गुणित 6 है ना, 5 बाहर निकला तो यहाँ 1 बचा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ क्या बचा 5 बाहर, तो हमने 1 बचा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका गुणा करके आप हल कर लो, पहले गुणा कर लो, उसके बाद क्या जोड़ना है, आप पहले गुणा किया जाता है। ठीक है, सवाल में कोष्टक पर पहले कोष्टक सॉल्व कर लो। तो देखो 42 गुणित 1 का गुणा 4 से 4 ही आएगा, 4 गुणित 3 का, तो 4 तिया 12 इंटू 2 प्लस 1, पहले गुणा कर लो, उसके बाद क्या आप जोड़ देना। तो देखो अब इसका 42 गुणित 12 कर दो, तो 12 दूनी 24, आंचल की 2, 5 का 48 2 50 इंटू 2 प्लस 1, तो 5 इन कोष्टक इनका गुणा कर दो, 504 से 2 का, तो 4 दूनी 8, 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10 प्लस 1, तो 5 कोष्टक 108 प्लस 1 जोड़ कितना जाएगा, 1009 जाएगा। इसको इंटू कर, तो देखो समझ, तो क्या समझ में आया, हमें एक संख्या मिल के आई, क्या संख्या मिली 5 गुणित 1009 मिला। ठीक है, तो हमें देखा कि इसके गुणनफल में ये कौन सा गुणनफल है, ये आपका अभाज्य गुणनफल है, अभाज्य गुणनखंड है। ये कौन सा गुणनफल दोस्तों, आपका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में हमने ये देखा कि एक के अतिरिक्त इसमें अन्य दो संख्या से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, एक के अतिरिक्त अन्य दो संख्या डिवाइड हो रहा है, किससे, 5 और 1009 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है आपकी, कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। अतः आप लिख देना, जो लिखा है सेम टू सेम इसी को आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद।